यकीनन हमसे थोड़ी कोताही हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कम सीट पर लड़े और सीमांचल तक अपने आप को महदूद रखा था। पर अब की बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम 50 से ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव जो 2024 में होंगे तो सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट सीट नहीं बल्कि और भी पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ने के बारे में फैसला लेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसी सिलसिले में अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ जिलों में मजलिस के संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर अटल है और अच्छा फैसला। गठबंधन को लेकर भी कुछ सोचा है? किसी दल को साथ जोड़ेंगे बिहार में? देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैं और अख्तरुल ईमान साहब ने कोशिश की थी कि गठबंधन के से हमारा अलायंस हो जाए, मगर उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया, बल्कि हमारा मजाक उड़ाया। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और देखते हैं अगर कोई हमसे अलायंस करेगा या नहीं करेगा। सीमांचल में हॉस्पिटल और स्कूल खोलने का आपका चुनावी एजेंडा था, उस पर क्या अमल होगा? बिल्कुल होगा, फिक्र मत करिए आप। मगर आप ये देखिए, जो सत्ता में जो लोग हैं जी, जो सरकार में है, मुख्यमंत्री है, उनको भी जो वादा किए थे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का, उसको पूरा करने की बहुत जरूरत है। हमने जो कहा है इंशाल्लाह होगा। सर, नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। हाँ, वो तो कह रहे हैं ना कि उनके लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। महानंदा पुल के बारे में, महानंदा, देखिए नीतीश कुमार अब क्या क्या पलटेंगे, कितना बदलेंगे, वो ही बता सकते हैं। मुझे देखिए, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हम इतना बता सकते हैं कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक वो संविधान रहेगा, इंडियन नेशनलिज्म ही रहेगा। अगर कोई इससे हटकर बात करेगा तो वो भारत के संविधान का दुश्मन है, भारत अम्बेडकर का वो दुश्मन है और हमारे उन अजीम बुजुर्गों का जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई और भारत का संविधान बनाया, वो उनके ख्वाबों के खिलाफ और उनकी मेहनत को रायगा करने की बात होगी। अगर कोई इस तरह ये एजेंडा लेकर उनके कार्यक्रम में भीड़ बहुत आ रही है, 1 लाख लोग जुड़ गए महाराष्ट्र में। सर, पुल के समस्या को आपने सीमांचल में देखा, इसको संसद में कैसे उठाएंगे? हम संसद में उठा चुके हैं। आर्टिकल 371 के तहत हमने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में दाखिल किया है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए और वो बनेगा तो वही डेवलपमेंट काउंसिल ये तय करेगा कि सीमांचल का पैसा पहले पुल पर लगेगा, स्कूल पर लगेगा, अस्पताल पर लगेगा, रोड पर लगेगा। तो इसीलिए हम और भी रेलवेज का मसला है, जलालगढ़ से किशनगंज, पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला है, पटना हाई कोर्ट में बेंच को बनाने का मसला है, सब उठाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, 2024 की तैयारी यहीं से होगी सीमांचल से? सर, यूपी में जो है 2024 की चुनाव की तैयारी होगी वो होगी, मगर ये जो सीमांचल का मसला है ये सिर्फ राजनीति के तक का मसला नहीं है। बिहार सरकार ने रमजान में 1 घंटे की रियायत दी है लोगों को। एक बात सुनिए, हम सब सुन लिए, हम जब रोजा रखते हैं तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के नहीं रखते। हम रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को यह कहा कि रोजा रखो और वो फर्ज है हर सेहतमंद मुसलमान के लिए। अगर आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो वो टीचर के पोस्ट खाली है, उसको पूरा कर दीजिए ना। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाइए, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाइए। आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो फिर आपने वो 8 साल के बच्चे रिजवान को 8 दिन अपनी माँ से दूर क्यों रखा? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो फिर ये गाया समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हो रहे, रुकाइए उसको। वैशाली में एक मुस्लिम लड़की को, गुलनाज को पानी में डुबो कर मार दिया गया और आपका मुस्लिम विधायक वहां पर जाता नहीं है डरने के लिए। का विरोध कर रही है बीजेपी। हम ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के ये मसले हैं, आप इन मसलों को हल करिए। रोजा हम रहते हैं 11 घंटे 11:30 घंटे, अब आप एक इफ्तार की दावत करेंगे
टोपी पहन लेंगे। टोपी आप अपने सर पर नहीं पहन रहे, मुसलमानों के सर पर टोपी पहनाने का काम आप लोग करते हैं। अरे 12 घंटे मैं रोजा रहता हूं, हम आपको मुंह में खजूर डालें, ये क्या बात है? अरे भाई जो बुनियादी बात है उस पर काम करिए ना। और तेजस्वी यादव को हम पूछना चाह रहे हैं, भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि मैंने अपने बेटा और बेटी को आके भारत को मत आइए। इनको डर है, इनका डर निकल आइए आप। सर यूपी से मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की बात हो रही है। देखिए यूपी में जो बुलडोजर की जो सियासत हो रही है वो संविधान के खिलाफ हो रही है। और सर क्या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? हाँ? राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। किस बार है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रहे हो, वो उनसे पूछिए। वो कांग्रेस दो बात कह रहे हैं, एक तो विदेश में जो उन्होंने बयान दिया, उनसे पूछिए। और महिलाओं को लेकर जो बातें की, दिल्ली पुलिस पहुंच गई उनके घर पे नोटिस। वो बताएंगे दिल्ली पुलिस को, हमको क्या मालूम। हमको जो मालूम हम बता रहे हैं आपको। बीजेपी के द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है मुसलमानों को वोट का अधिकार छीन लेनी चाहिए, लगातार बयान आ रहा है भाजपा के नेताओं। आपकी यात्रा से पहले भाई नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। क्या वो भी इसकी तारीफ करते हैं? वो कब तक खामोश बने बैठे रहेंगे? कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री जी। आप जाकर बड़ा G20 में 10 बातें करते हैं, ये सब होता है, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको बताइए। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनका असली मौक़िफ़ क्या है। घुटने भर पानी में चलने का अनुभव कैसा रहा एक दिन में, जबकि यहाँ लोग सालों साल ऐसे ही चलते? वही तो हम बोल रहे हैं आपको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनाजा उठाकर लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में दुल्हन जाती है, हम तो तकलीफ महसूस भी नहीं कर पाएंगे, ये हम ईमानदारी से कह रहे हैं आपसे। मगर हम चलकर देखें कम से कम। आप बताइए, बरसों से ये हाल है। 3 बच्चे पिछले महीने डूब कर मर गए, रेती निकाल रहे थे। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा विश्व गुरु, कौन सी हम सब बातें करते हैं हम लोग, जब 2023 में इस तरह की ये लोग चलकर जा रहे हैं। तो यही असल मुद्दा तो ये है। असल भारत को अगर कोई चीज कमजोर कर रही है, उसको सुपर पावर बनने से रोक रही है, तो ये चीजें हैं। आप पुल बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको पुल बनाने से? रमजान के बाद फिर आएंगे आप? चुनावी तैयारी बिल्कुल आते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे। पहले तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश बनाने की योजना चल रही है, केंद्र शासित प्रदेश। अरे ऐसा अगर सोच रहे हैं तो फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा। फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बैठेगा खामोश। फिर कोई तरीका है कि आप संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे और यूटी बनाएंगे? इसको किस बिना पर बनाएंगे? हम कंडेम करते हैं अगर इस तरह की सोच अगर भाजपा में है। अब ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। मिला है हमेशा एमयू सेंटर किशनगंज मंडी, अब तक फंड नहीं मिले। एएमयू सेंटर को प्रदेश सरकार भी फंड दे सकती है। उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड दीजिए। और कांग्रेस के नेताओं को माफी चाहनी चाहिए जो उन्होंने झूठ बोला है। केंद्र के मंत्री ने पार्लियामेंट में यहाँ के किशनगंज के सांसद के सवाल के जवाब में खड़े होकर उन पे मुंह पर कह दिया कि जब तुम्हारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, आपने यहाँ पर मंजूरी नहीं किया। आपने मल्लापुरम में और वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में मंजूर किया। झूठ बोला आपने। मगर इसके बावजूद भी हम नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि मोदी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे मुसलमानों के, तो वो एक हेड क्रिएट करे और उसके जरिए से पैसे दे किशनगंज के इस एएमयू सेंटर को। वहां पर सिर्फ एएमयू सेंटर चल रहा है, एजुकेशन का बीएड बंद हो गया। और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कांग्रेस नहीं करी, आप करिए। चलिए दिखाइए अपनी मोहब्बत को सीमांचल से और ऐलान करिए कि एएमयू का सेंटर हम खोल रहे हैं। कौन रोक रहा है उनको रोकने से? ये तो एजुकेशन का मामला है ना, इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? अब ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे यानी तेजस्वी नीतीश की मुश्किल आप और बढ़ाएंगे? अरे क्या भाई, हम इलेक्शन जब लड़ते हैं तो अपने लिए लड़ते हैं, आप जीतने के लिए लड़ते हैं। वो सीमांचल की मुश्किलों में रोज इजाफा कर रहे हैं। आसमान तोड़कर डाल दिए सीमांचल की जनता पर। लेकिन बिहार के कई सीटों पर आपने चुनाव, अभी फिलहाल जो गोपालगंज उपचुनाव हुए वहां पर आपने जो वोट लिया उससे महागठबंधन के उम्मीदवार को हार मिल गई। तो कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी कहा तो ये भी जाता है ना कि किशनगंज की एक पार्लियामेंट की सीट हम लड़े तब भी बीजेपी नहीं जीती।
और पूरे माबाकी सीट पर बीजेपी जीत गई तो उनको क्या बोलेंगे? उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सवाल यह है कि आप एक मुसलमान नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब आप बीजेपी को नहीं हरा पाते तो आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। 306 एमपी बीजेपी जीत गई 2019 में और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं ओवैसी सामने से गया था, मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की तो हम काहे के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते उस तरह बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। तेजस्वी यादव लगातार आपकी बागवानी उजाड़ने में लगे। तेजस्वी यादव आपकी बागवानी उजाड़ने में लगे। कौन? आपने सजाया था तेजस्वी यादव। हाँ, ये तो दौलत के बलबूते पर उन्होंने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो ये तमाम सेक्युलर पार्टी के लोग इतना पुकार रहे हैं कि लोकतंत्र का मर्डर हो गया। अब यहां पर जो 4 एमएलए तुमने खरीद लिए दौलत के बलबूते पर, तो ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं हुआ? यानी तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की है और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अख्तरुल ईमान एक नेता बन के उभर रहा है बिहार में, तो तुम उसको रोकना चाहते हैं। जो सीमांचल की जनता और बिहार की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारा देख लिए खेल, तुमने पैसा देकर उनको खरीद लिया। अब बताओ कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बड़े दावे करते हैं आप, भाई आप में और मोदी में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। जो मोदी ने महाराष्ट्र में किया आपने बिहार में किया, तो आप दोनों की तो राम और श्याम की जोड़ी है। विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेंगे? जो देश भर में कोशिश चल रही है विपक्ष की एकता को अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए। अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब, कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेकुलरिज्म के नाम पर मारे हैं? कभी वो भी तो देख लीजिए। नीतीश, केसीआर, ममता, इनमें से किसकी पहल आपको ठीक लग रही है? देखिए, केसीआर ने तेलंगाना में काम किया। केसीआर ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसी हद तक उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, मगर देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक जमाने में सबसे ज्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे। आज तेलंगाना में सबसे सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का। लाखों एकड़ जमीन को उसने पानी लेकर आया, तो उसने काम किया। उसके पास एक विजन है केसीआर के पास। अब नहीं मालूम उस विजन को कहां तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। ममता तो अलग हो गए, उन्होंने अलग। हाँ नहीं, अब देखिए क्या होता है, हम इस बारे में क्या बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप किनके साथ? हम समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाअल्लाह ताला जरूर मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे। सर, विधानसभा चुनाव के बाद सीमांचल आए हैं, फिर कब आएंगे? रमजान के बाद आएंगे। हम आए, हम नहीं आए इसलिए थे क्योंकि ये जो 4 बेईमान थे जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर। इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ पे खंजर घोंपा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा इस बार आप तेजस्वी नीतीश पे नहीं, हमला हम कर रहे हैं। सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल इस रहे बार हैं। ज्यादा हमला आपका? नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल से, सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी।
मगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये चारों का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान, 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होकर पड़ा है। अब उनको कोई पूछता भी नहीं है उन बेचारों को। पैसे दिए गए थे इनको, कुछ खबर मिली? नहीं, इनको तो बहुत मलाई दी गई थी, हम तो सुने, भले लालच दिया गया था। दौलत है ना, सत्ता में है।